मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से आज मैं तृतीय सत्र के विद्यार्थियों के साथ काव्य के प्रकार पर चर्चा करूंगी। काव्य बहुत ही प्राचीन विधा है और एक सशक्त विधा है जो कम शब्दों में अधिक बातें कहने जिस काव्य के माध्यम से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है। ये भरत मुनि के समय से हम देखते हैं। इसके काव्य के ऊपर चर्चा परिचर्चा इसकी परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों ने चर्चाएं की हैं। काव्य अगर साधारण भाषा में देखें तो काव्य या कविता कहने से हमारे मस्तिष्क में या मानस में क्या आता है? एक लयबद्ध, छंदबद्ध, रसात्मक, भावात्मक, कलात्मक अभिव्यक्ति, जहाँ कल्पना की प्रधानता होती है, ठीक है, जहाँ मनुष्य के भावों का उद्रेक होता है, मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। लेकिन अगर विभिन्न विद्वानों की अगर बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ ने कवि कर्म को काव्य माना है, तो भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्य, यानी शब्द और अर्थ, ना तो शब्द महत्वपूर्ण और ना ही अर्थ महत्वपूर्ण, दोनों के समभाव को, सहभाव को, दोनों के सम्मिलित रूप को उन्होंने काव्य माना है, ठीक है। अगर हम पंडित जगन्नाथ की बात करें तो उन्होंने रमणीय अर्थ प्रतिपादित करने वाले शब्द को काव्य माना है। मम्मट के अनुसार काव्य दोष रहित होना चाहिए, गुण रहित होना चाहिए, कभी कभी अलंकार रहित भी होना चाहिए काव्य। अगर हम आचार्य विष्णुवाद की परिभाषा को लेते हैं तो उनकी परिभाषा में रस महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस युक्त वाक्य को काव्य माना है। अगर इस रस को हम देखें तो आचार्य शुक्ल की परिभाषा में भी देखते हैं कि उन्होंने इस रस को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, और मनुष्य की इस हृदय की मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यानी उनकी दृष्टि से इस रस दशा को प्राप्त करना कविता का ध्येय रहा है, और कविता मनुष्य को संकुचित घेरे से निकालकर उसके हृदय का विस्तार करती है। अब काव्य के प्रकार पर अगर हम चर्चा करें तो काव्य प्रकाश में काव्य के 3 प्रकारों की बात की गई है: ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र। ध्वनि में जहाँ पे वाच्य महत्वपूर्ण नहीं होता है, वहाँ व्यंग महत्वपूर्ण होता है। गुणीभूत व्यंग में जहाँ व्यंग जो है वो गौण हो जाता है। चित्र में या अलंकार में वहाँ पे व्यंग की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ शब्द अर्थ ही बिना व्यंग के ही चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वो हो गया चित्र। अगर हम काव्य को और सरल रूप में अगर विभाजित करने का प्रयास करें तो काव्य को हम श्रव्य और दृश्य 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। दृश्य काव्य कहने से ही दृश्य काव्य कहने से समझ में आता है कि जिसे देखकर आनंद की प्राप्ति हो, जैसे जिसे अभिनय के माध्यम से देखकर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे नाटक को देख लेते हैं, रंगमंच, ये सब क्या है? दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अभिनेताओं के माध्यम से कुछ मंचन किया जाता है और उसे हम आंखों के माध्यम से देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रबंध काव्य को रखते हैं, मुक्तक काव्य को रखते हैं, चंपू काव्य को रखते हैं, आख्यानक गीति को रखते हैं। अब इस श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम इन प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य में एक कथा होती है। वो कथा एक आदि से अंत तक एक जीवन की संपूर्ण कथा का समावेश प्रबंध काव्य में देखते हैं। उसमें
मुख्य कथा होती है, मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती हैं, गौण कथाएं भी होती हैं। ठीक है, मुख्य कथा शुरू से लेकर अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है, प्रवाहित होती है। अगर उसमें हम किसी एक भाग को हटा देते हैं तो कथा को समझने में दिक्कत हो सकती है। यह है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य को भी हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे प्रबंध काव्य में हम रामचरितमानस को ले सकते हैं। रामचरितमानस को हम पूरे रामचरितमानस में उसको कांडों में बांटा गया है। ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, यानी उसमें बाल्य कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है। ये विभिन्न कांडों में बांटकर उसकी कथा को बांटकर देखने का प्रयास किया गया है। अब प्रबंध काव्य को भी दो भागों में बांटकर देखा जाता है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य यानी इसका जो नायक होता है वो उसके अंतर्गत एक पहला वो तो ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका चरित्र उदात्त होना चाहिए, उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, इसकी कथा सर्गों में बटी हुई रहती है। कम से कम इसके जो निर्धारित किए गए हैं 8 सर्ग या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। हालांकि कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी कथा मुख्य कथा के साथ साथ इसमें भी गौण कथा का समावेश देखने को मिलता है। खंड काव्य में खंड काव्य जो है उसमें संपूर्ण जीवन का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जाता। प्रबंध काव्य में हम साकेत को ले सकते हैं, महाकाव्य में हम साकेत को ले सकते हैं, कामायनी को ले सकते हैं, रामचरितमानस को ले सकते हैं। ये सब क्या है, महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। खंड काव्य में पूरी कथा, पूरे जीवन की कथा का समावेश नहीं होता है, बल्कि जीवन की किसी एक घटना विशेष का विस्तार देखने को मिलता है खंड काव्य में। इस खंड काव्य को भी में भी सर्ग होते हैं, इसमें भी इसको भी सर्गों में बांटा गया। इसका चरित्र, इसका भी नायक उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए। अब हम खंड काव्य में एक खंड काव्य को हम देखते हैं तो इसमें इसके अंतर्गत हम पंचवटी को रखते हैं, इसके अंतर्गत हम कुरुक्षेत्र को रखते हैं। कुरुक्षेत्र में किस घटना का वर्णन किया गया? महाभारत के रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में की घटना का वहां वर्णन हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध की मनस्थिति में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से युद्ध के प्रभाव, दुष्प्रभाव, ये सब के बारे में चर्चा की गई। पूरे महाभारत की वहां चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कुरुक्षेत्र कई सर्गों में बटा हुआ है और पूरे सर्गों में इस युद्ध की महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पे भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद के लिया गया है। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य, अगर हम प्रबंध काव्य को एक बगीचा मान लेते, एक फूलों का एक बगीचा मान लेते जिसमें विभिन्न तरह के फूल हैं, उसी तरह से अगर मुक्तक काव्य को हम एक फूल के रूप में देखते हैं, कोई एक पुष्प के रूप में देखते हैं। मुक्तक काव्य अपने में संपूर्ण होता है, उसका अगले या पिछले छंदों से कोई तारतम्य नहीं होता है, उसका भाव अपने उस एक पद में ही संपूर्ण होता है। अगर एक छंद का उसमें दूसरे छंद से कोई तारतम्य देखने को नहीं मिलता है। उसमें एक ही भाग, एक ही प्रसंग, एक ही घटना, एक ही भाव का चित्रण एक पद में देखने को मिलता है, अगले पद में दूसरे भाव का चित्रण देखने को मिल सकता है। अगर एक पद में भक्ति भाव देखने को मिल रहा है, हो सकता है दूसरे पद में हम वात्सल्य भाव देखने को मिल जाए। सूरदास के पदों को देख सकते हैं, कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में उन्होंने इस तरह के वर्णन देखने को मिलता। सूरदास, कबीर के दोहे, ये सब क्या है, मुक्तक की श्रेणी में रखे जाते हैं। चंपू काव्य, चंपू काव्य में हम देखते हैं, यहाँ चंपू काव्य श्रव्य काव्य का ही भेद है। इस चंपू काव्य की एक विशेषता है, इसमें गद और पद का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। कभी कथा कहानी की तरह आगे बढ़ने लगती है, कभी गीत की तरह आगे बढ़ने लगता है। तो ये श्रव्य काव्य का एक भेद है चंपू काव्य। इस चंपू काव्य में हम यशोधरा का मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा को रख सकते हैं। आख्यानक गीत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लघु कहानी
पद शैली में आगे बढ़ती है। इसमें लघु कथा रहता है, जिसमें शौर्य की बात होती है, कभी बलिदान, कभी पराक्रम, कभी करुणा, कभी विभिन्न भाव आदि भाव रहते हैं, कभी प्रेम की बात रहती है। हम झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी को आख्यानक गीत शैली में देखते हैं, रखते हैं। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी आख्यानक शैली में, आख्यानक गीत में इसे भी रखा जाता है। आज की कक्षा में बस इतना ही।